आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 3 धातु एवं अधातु। बच्चों, आप पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं कि धातुओं के क्या लक्षण होते हैं और अधातुओं के क्या लक्षण होते हैं। आप अनुमान लगा रहे होंगे कि हम कैसे पहचानेंगे ये धातु है और ये वाली वस्तु अधातु है। जब हम इस अध्याय को बड़े ध्यान से अध्ययन करेंगे तो हम बड़ी आसानी से अपने घर में, अपने आसपास जितने भी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं को वर्गीकृत कर सकते हैं धातु और अधातु में, उनके भौतिक गुण देखकर। और जब हम पढ़ेंगे इस अध्याय में उनके रासायनिक गुण, तब उन रासायनिक गुणों के आधार पर भी धातुओं को आसानी से पहचान सकते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 3 धातु एवं अधातु। हमने पहले ही यहाँ पे लिखा है ताकि समय बचे। बच्चों, धातुओं के भौतिक गुण किस तरीके से हैं? धातुओं के भौतिक गुण में पहला जो गुण है उसका धात्विक चमक होती है। आपने देखा होगा लोहे की कील, एल्युमिनियम की, तांबे की, जस्ते की, बहुत सारी वस्तुएं देखी होगी आपने, तो उसमें चमक होती है। अगर यदि वह धातु शुद्ध है तो शुद्ध अवस्था में धातु में चमक होती है। यदि उस पर जंग ना लगा हो, लोहे की कील नहीं है तो उस पर चमक होगी, या लोहे की कील को हम रगड़ेंगे तो उस पर चमक होगी। लेकिन अगर उस लोहे की कील पे जंग लगा हुआ, यानी कोरिजन हो गया, संक्षारण हो गया उसका, तो उसका रंग चेंज हो जाएगा, उस पर चमक नहीं होगी। तो पहला गुण क्या है धातुओं का? धात्विक चमक, यानी जितने भी धातुएं होती हैं उनमें चमक होती है, चमकीले होते हैं। दूसरा गुण यहाँ पे हम अध्ययन करेंगे, सामान्यतः धातु कठोर होते हैं। आपने देखा होगा कि लोहा धातु है, कठोर है। तांबा, पीतल, एल्युमिनियम, सोना, चांदी सब कठोर है। यानी सामान्यतः धातुओं का जो भौतिक प्रकृति है वह है कठोर होते हैं। तीसरा उदाहरण है आघात वर्धन्यता। आघात वर्धता जो एक गुण है धातु का, जैसे इसके नाम पे लिखा है आघात। आघात का मतलब हम अगर उस पर प्रहार करें, चोट करें तो वह पिचक जाती है और एक पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाती है। यदि हम किसी धातु को पीटें, हथौड़े से पीटते रहें, उस पर बार बार आघात करते रहें, तो वह धातु पतली चादर के रूप में बदल जाती है। तो ये धातु का भौतिक गुण है। चौथा गुण है तन्यता। यदि इन धातुओं को तन्यता के गुण को देखा जाए तो किसी धातु को गलाकर हम लंबी तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। यह उसकी तन्यता है। हम कितना खींच सकते हैं उस धातु को, ये उस धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे यदि 1 ग्राम सोना हो तो 1 ग्राम सोने जो धातु है, 1 ग्राम सोने से हम 2 किलोमीटर की लंबी तार बना सकते हैं। देखिए कितनी तन्यता है। इसका मतलब सबसे ज्यादा धातु में तन्यता किसकी है? सोने की। ठीक इसी प्रकार ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक। धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। कैसे? यदि ये लोहे की छड़ है कोई, और उस लोहे की छड़ को हम गर्म आग के सामने ले जाए तो वह छड़ धीरे धीरे पूरी गर्म हो जाती है। इसका मतलब वह धातु ऊष्मा और विद्युत की सुचालक है। धातुएं ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। और विद्युत, जैसे कि हम इस तार के माध्यम से समझ सकते हैं, कोई हमारी विद्युत तार होता है और इस तार में आपने देखा होगा कि पीछे से क्या, इसके बाहर से कुचालक लगा होता है, अंदर चालक होता है। ये एल्युमिनियम की उसकी तांबे की तार है, इस तरीके से आपने देखा होगा। तो ये क्या है, इसमें चालकता बहती है, विद्युत धारा बहती है। तो इसका मतलब ये धातु है, तांबे की तार है, तांबा धातु है। और इस धातु के तार पर विद्युत धारा का संचरण होता है, यानी विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। तो इसका मतलब धातु का जो भौतिक गुण, एक भौतिक गुण जो पांचवा है, ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। लेकिन इनमें 2 अपवाद है। इसमें 2 अपवाद है, लेड और मरकरी। लेड और मरकरी 2 ऐसे धातु हैं जिनमें न तो ऊष्मा का संचरण होता है और न ही विद्युत का संचरण होता है। तो ये अपवाद है। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि ऐसे धातु का नाम बताइए जिनमें जो न तो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक हैं। धातु हैं, हमने अभी कहा कि धातुओं के भौतिक गुण वो हैं कि धातु ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। लेकिन कुछ धातु ऐसे भी हैं कि जिनमें
ऊष्मा और विद्युत का संचरण नहीं होता, वो है लेड और मरकरी, Pb और Hg। ध्यान से सुनिएगा और याद करिएगा इसे। छठा गुण है सोनरस। सोनरस से ही पता चल रहा है ध्वनिक गुण। धातुओं को यदि हम पीटते हैं तो उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे हमारे स्कूल में आपने देखा होगा कि हमारे स्कूल में स्कूल बेल होती है, घंटी होती है, उस घंटी को हम बजाते हैं, जब वो घंटी बजती है तो टनटनाहट की आवाज़ आती है। तो सीधी सी बात है कि धातुओं में ध्वनिक प्रकृति होती है, यानी ध्वनि उत्पन्न होती है, सोनरस का गुण उत्पन्न होता है। तो धातुओं में भौतिक गुण क्या है कि ध्वनि में, धातुओं में सोनरस यानी ध्वनिक गुण होता है। अंतिम पॉइंट है यहाँ पे गलनांक, यानी धातुओं को यदि हम गर्म करना शुरू करें, धातुओं को गलाना शुरू करें तो अधिक ताप पर वो गलते हैं। इसका मतलब धातुओं का गलनांक उच्च होता है। तो यहाँ पे हमने धातुओं के गुण पढ़े कि धातु में धात्विक चमक होती हैं, धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, धातु में आघात वर्धनता का गुण होता है, धातु में तन्यता होती है, लंबी तार के रूप में प्रवर्तित कर सकते हैं, धातु ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, धातु सोनरस यानी ध्वनि, धातुओं को अगर हम प्रहार करें उन पे तो ध्वनि उत्पन्न करते हैं और धातुओं का गलनांक उच्च होता है। ठीक इसके विपरीत अगर हम बात करेंगे अधातु की, अधातु नॉन मेटल्स, अधातु में धात्विक चमक नहीं होती, धातुओं में अधातु में धात्विक चमक नहीं होती, धातुएं सामान्यतः कठोर नहीं होते, धातु सामान्यतः कठोर नहीं होते। और आघात वर्धनता का गुण, धातु में धातुओं पे जैसे ही हम आघात करेंगे वो चूर चूर हो जाएंगे, उनमें भंगुरता का गुण होता है, ये ध्यान रखना, भंगुरता यानी टूट जाते हैं, उसके टुकड़े हो जाते हैं, चूरे चूरे हो जाते हैं, तो ये भंगुरता है। फिर तन्यता, धातुओं को हम लंबी तार के रूप में नहीं परिवर्तित कर सकते। धातु अधातु ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। यहाँ पे सुचालक हैं तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, कुचालक है अधातु। लेकिन एक चीज और है यहाँ पे ध्यान रखने की बात है, अधातु है और अधातु हमने कहा सारे अधातु कुचालक होते हैं, लेकिन एक अधातु ऐसा है ग्रेफाइट, कार्बन के अपरूप होते हैं, कार्बन के अपरूप हैं ग्रेफाइट और हीरा, तो उसमें से जो कार्बन का एक अपरूप है वो है अधातु ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट में सुचालकता का गुण होता है। ग्रेफाइट यानी हमारी पेंसिल की जो नोक होती है उसमें सुचालक का गुण होता है, वो अधातु, अपवाद ध्यान रहे। सोनरस एवं ध्वनि, और अधातु में कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। और गलनांक हम अच्छी तरीके से जान सकते हैं कि अधातु का गलनांक निम्न होता है। तो बच्चों हमने यहाँ पे धातु और अधातु के बारे में आपको जानकारी दी, आप अपने पुस्तक से भी पढ़िएगा और बहुत सारी बातें होंगी उसमें लिखी हुई, उनको भी याद करिएगा और अपने नोट्स बनाइएगा। धन्यवाद। बच्चों अभी आपने धातुओं और अधातुओं के भौतिक और रासायनिक गुण के बारे में जानकारी ली। अब हम धातु और अधातु के रासायनिक गुण के बारे में अध्ययन करेंगे कि रासायनिक गुण की प्रकृति किस तरीके से धातु और अधातु की होती है। जैसे कि हमने कहा कि अध्याय 3 धातु और अधातु के बारे में, कक्षा 10 विज्ञान, धातु के रासायनिक गुण जानना। यदि धातु ऑक्सीजन से रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो धातु ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बोला हमने, यदि धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगे तो धातु ऑक्साइड बनाएंगे। धातु कौन सा है, कॉपर, कॉपर धातु है Cu, और ऑक्सीजन क्या है O2। जैसे कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया की, धातु ऑक्साइड बनेगा CuO, ऑक्साइड बना। यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना हमने, ऑक्सीजन का 2 है तो यहाँ पे ऑक्सीजन को 2 देना पड़ेगा, यहाँ पे कॉपर में 2 हो गया तो कॉपर क्या है 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्या बन गया, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। तो हमने यहाँ पे एक चीज़ जानकारी ले ली कि धातु जब भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो धातु ऑक्साइड बनेगी, चाहे वो कॉपर के साथ रासायनिक अभिक्रिया करें चाहे एल्यूमिनियम के साथ। ठीक इसी प्रकार एल्यूमिनियम के साथ हो सकता है, एल्यूमिनियम है और इसने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की, क्या बनाया गया Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम के कितने हैं 2, ऑक्सीजन के कितने हैं 2, और यहाँ कितने हैं 3, तो हम सीधे क्या लिखेंगे 2 लिख देंगे, 3 दूना 6, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। यहाँ पे एल्यूमिनियम कितने हो गए, एल्यूमिनियम हो गए 4, एल्यूमिनियम के आगे हम क्या लिखेंगे 4। रासायनिक अभिक्रिया भी संतुलित हो गई। तो इस प्रकार से हम जानकारी ले लेंगे यहाँ पे
कि धातु जब जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो धातु ऑक्साइड बनाता है। दो उदाहरणों को बार बार अभ्यास करिए और अभ्यास करने से याद हो जाते हैं। एक चीज और है यहाँ पे, जब हम धातु और ऑक्सीजन की बात करते हैं तो हम ये उभयधर्मी ऑक्साइड की बात करेंगे। अभी हमने कहा कि धातुएं जब भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं तो धातु ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे हैं जो अम्ल से भी रासायनिक अभिक्रिया करते हैं और क्षार से भी रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, तो इनको हम क्या बोल देंगे? उभयधर्मी ऑक्साइड। यानी ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, उनको हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड। ऐसे क्या बोला हमने? ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, उनको हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो आप इस परिभाषा को भी याद करिए, पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, और इसके उदाहरण भी याद करिए। अगला रासायनिक अभिक्रिया हम धातु की यहाँ पे लेंगे कि धातु जब जल से अभिक्रिया करती हैं तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाती हैं। अभी हमने कहा धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं, तो दूसरी रासायनिक अभिक्रिया है कि धातु जब जल से अभिक्रिया करेगी तो धातु ऑक्साइड बनाएगी। तो धातु क्या है यहाँ पे? मान लेते हैं पोटेशियम है, पोटेशियम सोडियम सब धातु हैं। तो जैसे पोटेशियम यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया करेगा, पोटेशियम है और जल से अभिक्रिया करके H2O, तो क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड KOH, और यहाँ पे क्या निकल जाएगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हाइड्रोजन गैस रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार सोडियम के साथ भी ऐसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो यहाँ पे भी 1 नंबर का प्रश्न पूछता है कि धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करती है, जल के साथ धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाते हैं? कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमने इसका भी अध्ययन करना है कि किस तरीके से हम समझ सकते हैं कि धातु जब किससे अभिक्रिया करती है? जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये सारे उदाहरण हमने सीखने हैं और इन उदाहरणों का अभ्यास भी करना है। ठीक, अगला पॉइंट है धातु जब तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन बनाते हैं। तो धातु क्या करते हैं जब तनु, धातु है किसके साथ? धातु है, जैसे मान लेते हैं धातु है Mg, मैग्नीशियम है, और ये HCl के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो क्या बनेगा? लवण MgCl2, और क्या बनेगा? हाइड्रोजन MgCl2 हाइड्रोजन, यानी लवण और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि लवण और हाइड्रोजन गैस निकल रही है जब भी क्या करेगा? धातु तनु अम्लों के साथ रासायनिक करेगा। मैग्नीशियम है, HCl है, MgCl2 है, H2 है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? Mg के साथ यहाँ पे 2 लगा सकते हैं, तो MgCl2 Cl2 हो गए, हाइड्रोजन भी 2 हो गए। एक चीज़ यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है, अम्लराज, जिसको हम एक्वा रेजिया बोलते हैं। अम्लराज यानी ऐसा अनुपात जिसमें हाइड्रोजन और 3:1 में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण बनाया जाता है, तो उसे हम कहते हैं अम्लराज। यानी जब 3:1 में सांद्र HCl और सांद्र HNO3 को मिलाया जाता है, एक ताज़ा घोल बनाया जाता है, तो उसको हम अम्लराज कहते हैं। और अम्लराज का उपयोग क्या है? अम्लराज सोने को गलाने का काम करता है। यानी सोना धातु है और उस धातु में अगर हम अम्लराज को बनाते हैं, एकदम से गलाकर उसको पानी बना देगा। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में कोई ताकत नहीं है, ना ही तनु और नाइट्रिक अम्ल में। जब हम उनको 3:1 में मिलाएंगे तभी वह अम्लराज बनाएगा, जिसको हम एक्वा रेजिया बोलते हैं। इस बार हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम में भी पूछा था कि अम्लराज किसे कहते हैं, और इसमें आप अच्छे से परिभाषा को याद कर सकते हैं। ध्यान से देखिए वीडियो को, उसके बाद अपनी किताब की सहायता लीजिए। किताब में बहुत सारी छोटी छोटी बातें लिखी गई है, आप उनको ध्यान से पढ़िएगा।